Hey everyone, welcome to IQTab. Now, as you know, that the economic survey of the latest financial year, that is 2021-22, has recently been released, and this particular document is very important, especially from UPSC point of view. That is why we are trying to comprehensively cover every single thing that is important from this document. Now, देखिए, इस particular series का first video has already been uploaded, जिसके अंदर हमने trends of the Indian economy के बारे में बात की है. Now, इस चीज को यहाँ पे continue करते हुए, let's properly discuss the first chapter of the economic survey that talks about the state of the Indian economy. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके कारण तीन मेन प्रॉब्लम्स आई थी. द फर्स्ट वाज दैट तीन वेरिएंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब डिफरेंट वेरिएंट्स का आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी. सेकंड चीज, इन वेरिएंट्स के कारण जो लॉकडाउन वगैरह लगे उसके कारण सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया. एंड थर्ड चीज, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब होने के कारण डिफरेंट कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन वगैरह आ गई है. एंड दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज सीन इन बोथ एडवांस इकोनॉमीज और जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है सबके अंदर यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा जा रहा है. नाउ इन सबके अगेंस्ट जो हमें एक सॉल्यूशन मिला था दैट वाज वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन दिस वाज नॉट जस्ट अ हेल्थ रिस्पॉन्स, सिर्फ एक हेल्थ की तरह नहीं था कि लोगों को यहाँ पर बचाना है, बट एक्चुअली हमारे इकोनॉमिक जो डिस्ट्रप्शंस लगातार हो रहे थे उस चीज को बचाने के लिए भी वैक्सीनेशन वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. ठीक है, अब देखिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे इस साल का जो है वो इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि हमारी ग्रोथ जो है वो प्री पैंडेमिक लेवल को भी पूरी तरीके से पार कर चुकी है. नाउ यू मस्ट रिमेंबर सबसे पहले कि जब हमारे यहाँ पर कोविड आया था, यानी कि 2020 के आसपास में जब ग्लोबल लेवल पे कोविड आया था, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में एक फियर बैठ गया था, यानी कि स्पेशली जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मन में एक फियर था कि क्या हम फिर से जो प्री पैंडेमिक लेवल, यानी कि जो पैंडेमिक से पहले जो हमारे ग्रोथ का जो स्पीड था, जो पेस था, क्या हम उसे फिर से वापस वहां तक पहुंच पाएंगे. तो इस चीज को लेकर के डिफरेंट कंट्री के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं. अब इसी चीज को यहां पर एड्रेस करते हुए जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट वो ये बोलती है कि हम यहां पर सिर्फ पहुंचे नहीं है, हम एक्चुअली इससे काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं और उसे प्रॉपरली डेटा के साथ यहाँ पे सब्सटेंशिएट किया गया है. देखिए, अगर आप देखेंगे कि 2020-21 यानी कि जब हमारा कोविड आया था उस पर्टिकुलर साल का जो सेकंड वेव था, जो सेकंड हाफ था एक्चुअली, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वी हैव एक्चुअली हम एक सस्टेन्ड रिकवरी की तरफ हम काफी ज्यादा आगे बढ़े हैं. ऑल्दो हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी फर्स्ट जो वेव था उसके दौरान, बट उसके बाद सेकंड हाफ से स्टार्टिंग एक्चुअली हमने ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट किया है. देखिए, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आया था उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था. जो फर्स्ट वेव था, ऑल्दो उसकी सिवियरिटी उतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन उसके कारण इकोनॉमिक डिसरप्शंस बहुत ज्यादा हुए थे. बट जो सेकंड वेव आया था उसके अंदर सिवियरिटी बहुत ज्यादा थी, बट उसके अंदर इकोनॉमिक डिसरप्शंस उतनी ज्यादा नहीं हुए थे. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. इसका मतलब क्या है, सेकंड वेव ऑल्दो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा खराब था, ज्यादा डैमेजिंग था, उसने ज्यादा सिवियरिटी कॉज की थी, बट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा खराब नहीं था एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव. देखिए, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक डेटा यहाँ पर दिया गया है. दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. नाउ अगर आप यहाँ पर डेटा देखेंगे, जो जीडीपी का अगर आप डेटा देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जब फर्स्ट वेव यहाँ पर आया था, यानी कि जब फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था कोविड का, दैट वाज इन 2020-21 का फर्स्ट वेव, फर्स्ट क्वार्टर वाला फेज, राइट. जब फर्स्ट क्वार्टर जब यहाँ पर आया था, देखिए हमारा जो जीडीपी था उससे पहले इस पर्टिकुलर स्पीड के साथ ग्रो कर रहा था, एंड इट एक्चुअली फेल, और इट फेल वेरी ड्रास्टिकली. हम फर्स्ट लॉकडाउन के कारण हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद हो गया था. ठीक है, अगर आप सेकंड वेव देखेंगे, देखिए सेकंड वेव के कारण भी यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बंद हो गई है, बट इट हैज नॉट रीच टू दैट लेवल. जिस लो पे हम यहाँ पर फर्स्ट लेवल में पहुंच गए थे ना, वहां पर एटलीस्ट हम नहीं पहुंचे. बिकॉज आपको याद होगा जो फर्स्ट जो लॉकडाउन लग गया था उसके कारण हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट -22.7% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब इतनी ज्यादा हम पीछे चले गए थे. ऑल्दो सेकंड वेव के अंदर भी हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बट एटलीस्ट हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, हमने अपने आप को फिर से रिकवर कर लिया था. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो सेकंड वेव है, ऑल्दो वहां पर जो हेल्थ की पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा खराब था वो, बट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उतना खराब नहीं था, बिकॉज हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बच गई उस टाइम में. ठीक है, अब देखिए इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो रिसेंटली एस्टिमेट्स आए हैं उसके अनुसार ये बोला जा रहा है कि जो हमारा जीडीपी है दैट विल ग्रो टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 9.2%, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जब तक वो खत्म होगा तब तक हमारी टोटल जीडीपी जो सब मिलाकर 9.2% के आसपास हो जाएगी. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर जो बार बार स्ट्रेस की जा रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो हमारा टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, जो एक्चुअली रियल इकोनॉमिक आउटपुट है हमारा, दैट हैज सरपास्ड, वो आगे बढ़ चुका है हमारा प्री कोविड लेवल से. मतलब हम यहाँ तक सिर्फ पहुंचना चाहते थे कि जो प्री पैंडेमिक लेवल है हम वहां तक पहुंच जाए, लेकिन हम यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके भी आगे पहुंच चुके हैं. मतलब जितना हम 2019-20 में प्रोड्यूस करते थे ना, हमने उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, एंड दैट इज वेरी वेरी मतलब बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज हमारा ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है. नाउ हमारे तीन मेन सेक्टर्स हैं यहाँ पर, राइट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड जो हमारा थर्ड सेक्टर है. अब देखिए अगर हम तीनों जो सेक्टर्स हैं उसको हम प्रॉपर्ली समझे तो हम सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर सेक्टर. अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को समझेंगे, ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि लीस्ट इंपैक्टेड था. क्यों? देखिए कोविड के कारण आपने एक चीज सुना होगा, कोविड ने विलेजेस में ज्यादा इफेक्ट नहीं किया था. तो विलेजेस जो है ना, दे आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ हमारे
जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसका बैकबोन हमारा विलेजेस है। तो विलेजेस के ऊपर कोविड का उतना ज्यादा इंपैक्ट ना होने के कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कहीं ना कहीं सेफ था इस चीज से। उसके कारण क्या हुआ, हमारा पैंडेमिक के कारण जितने भी डिस्ट्रप्शन हुए वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नहीं हुए थे। इसलिए माना जा रहा है कि जो रिसेंट ईयर यानी कि 2021-22 के अंदर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दैट विल ग्रो टू ए ट्यून ऑफ अराउंड 3.9% और एज कंपेयर टू जो पिछले साल हम ग्रो कर रहे थे अराउंड 3.6% के। ठीक है, तो मतलब जितने साल हम मतलब जिस स्पीड से हम पिछले साल ग्रो कर रहे थे उससे ज्यादा फास्ट स्पीड से हम एक्चुअली इस बार ग्रो करने वाले हैं। नाउ कितना एरिया इस बार हमने प्रोड्यूस किया अगर हम देखेंगे तो खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स दोनों के अंदर जो टोटल एरिया हमने जो सो किया था, मतलब जितना हमने मतलब अनाज उगाने के लिए लगाया था दैट वाज एक्चुअली इंक्रीज, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और सेकंड चीज, जितना हमने प्रोड्यूस किया है अपने व्हीट को एंड राइस को, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। नाउ यूपीएससी यहां से क्वेश्चंस कहां से पूछेगा, यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क कि क्या पिछले 2 साल के अंदर या फिर पिछले 1 साल के अंदर जो व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। बिकॉज देखिए कोविड अगर आया है, कोविड के कारण मेजॉरिटी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई। तो यूपीएससी आपको इसी बात पे ट्रिक खेलने की कोशिश करेगा, वो डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि क्या व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ था बट एक्चुअली इट इंक्रीज और बहुत ही स्टडीली इंक्रीज हुआ था। सेकंड चीज, अगर आप फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करेंगे दैट एक्चुअली इंक्रीज टू रिकॉर्ड हाई 150 मिलियन टन के आसपास हम पहुंच गए, स्पेशली खरीफ के सीजन के आसपास में, राइट। सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट पिछले 7 सालों का, मतलब जितना हम यहाँ पर फूड को प्रोड्यूस कर पाए हैं वन ऑफ द हाईएस्ट है यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर ऑल्दो हम पैंडेमिक से हिट हुए थे बट एटलीस्ट हमने अपने आप को इतना रिकवर कर लिया था और रिकवर हमने इतना स्ट्रांगली किया है कि एक्चुअली हम प्री पैंडेमिक लेवल से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल को प्रॉपर्ली देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर दिखेंगे। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इज इंडस्ट्री एंड थर्ड इज सर्विसेज। तीनों को ध्यान से देखिए। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखिए यहाँ पर 3 डिफरेंट डेटा शो किया हुआ है। ये शो किया है प्री पैंडेमिक लेवल का यानी कि 2019-20, फिर 2021 ये फर्स्ट ईयर था जब पैंडेमिक आया था एंड ये सेकंड ईयर है यानी कि अभी का ईयर जो हमारा चल रहा है। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें जो प्री पैंडेमिक लेवल था उससे अभी का जो लेवल है उसको अगर हम देखें तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले देखिए। ये प्री पैंडेमिक लेवल में हम 4.3% के आसपास थे बट अभी हम सिर्फ 3.9% के आसपास पहुंच पाए। इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी हम प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, फर्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड चीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्री सेक्टर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले हम -1.2% के आसपास हुआ करते थे, मतलब प्री पैंडेमिक लेवल में हमारा ग्रोथ परसेंटेज अच्छा नहीं था, हम रिड्यूस हो रहे थे। बट यहां पर देखिए वी हैव एक्चुअली ब्लास्टेड दिस और हम 11.8% की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। दैट मींस वी हैव अचीव्ड ग्रोथ टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 12%, 11% के आसपास हम ग्रो कर रहे हैं और -1 पे थे हम ऑलरेडी। टोटल मिला के अराउंड 12% के आसपास हम ग्रो कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, एंड थर्ड चीज, अगर आप सर्विसेज सेक्टर को देखेंगे तो हम पहले 7.2% के आसपास थे एंड वी हैव इंक्रीज टू मतलब अराउंड 8.2% के आसपास में। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बेसिक। अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल से देखें तो कौन कौन सा सेक्टर यहाँ पर इंप्रूव हुआ है, कौन सेक्टर इंप्रूव नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों इंप्रूव हुए हैं बट एग्रीकल्चर अभी हम प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। नाउ एक और चीज यहाँ पर, एक और डेटा आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं तो 4.3% के आसपास हम ग्रो कर रहे थे प्री पैंडेमिक लेवल से। उसके बाद जब फर्स्ट यहाँ पर कोविड वेव आता है तो 4.3 यहाँ पर रिड्यूस होकर 3.6 हो जाता है और फिर से हम इसको इंक्रीज करके यहाँ पर 3.9 के आसपास पहुंच जाते हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड। ओके, अब इंडस्ट्री को देखते हैं। इंडस्ट्री को अगर आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए इंडस्ट्री का जो है जो प्री पैंडेमिक लेवल था दैट वाज अराउंड -1.2%। इसको हमने मतलब इंक्रीज करने की कोशिश की बट एक्चुअली पैंडेमिक के कारण सारी की सारी बिजनेस हाउसेस बंद हो गए, सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। उसके कारण आर ग्रोथ वाज एक्चुअली रिड्यूस्ड, मतलब -1.2% से हम और ज्यादा नीचे गिर गए और हम -7% के आसपास पहुंच गए और यहां से 7% से एक्चुअली हमने इंक्रीज करके इसको अराउंड 11% के मतलब पॉजिटिव में किया है। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड ग्रोथ। और थर्ड चीज, अगर आप सर्विस सेक्टर का देखेंगे, देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखेंगे हम 7.2% की स्पीड से ग्रो कर रहे थे, ठीक है, प्री पैंडेमिक लेवल में। अचानक से पैंडेमिक आता है एंड हमारी ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव चले गई, यानी कि -8.4% पहुंच गई एंड वापस हमने यहाँ पर 8% से मतलब -8% से हमने +8% तक का जो रोड है उसको कवर किया है पिछले 2 सालों के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे तो -1.2 से वो -7 तक पहुंचा था। बट अगर आप सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिट जो हुआ था दैट वाज एक्चुअली सर्विस सेक्टर, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, जितने भी रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री होती है, ये सब सर्विसेज के अंदर आती है और ये सब ऐसी सर्विसेज हैं जो कि कॉन्टैक्ट से होती है, मतलब ह्यूमन कॉन्टैक्ट के कारण होती है। और कोविड के कारण एक चीज जो बंद हो गई थी दैट वाज ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ह्यूमन कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से बंद हो गया था, उसके कारण ये सर्विस सबसे ज्यादा हिट हुई थी। तो एक चीज आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि विच सेक्टर वाज हिट द मोस्ट, दैट वाज सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक डेटा और है कि जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोक्योर किया है फूड ग्रेन्स को, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है 2021-22 के अंदर।
काफी ज्यादा राइजिंग ट्रेंड्स के अंदर देखा जा रहा है, जहां पर जो एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको भी काफी इंक्रीज किया गया है ताकि लोगों के पास पैसा आए। और सेकंड चीज देखिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना, इंपॉर्टेंट है दो फैक्टर्स के कारण। फर्स्ट चीज, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करके ही डिफरेंट जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जो पीडीएस स्कीम है, डिफरेंट स्कीम्स है, उसके अंदर लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो है नेशनल फूड सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए ये चीज किया गया है। और सेकंड चीज, सोचिए अगर फार्मर्स से फूड को आप प्रोक्योर करोगे तो ऑब्वियसली फार्मर्स को बदले में पैसा दोगे, फार्मर्स को आप पैसा दोगे तो ऑब्वियसली आप उनके लिए लाइवलीहुड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज कोविड के कारण लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी तरीके से उनको पैसा देते हो तो दैट एक्चुअली मींस कि दैट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, इसी चीज के मतलब दोनों ही चीजों के लिए, फर्स्ट चीज की नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेकंड चीज की फार्मर्स को प्रॉपर्ली इनकम मिल गई, यानी कि कोविड के टाइम में उनका गुजारा हो गया। ये दोनों चीजों के कारण फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट दैट वाज वेरी वेरी गुड। ठीक है, इंपॉर्टेंटली अगर आप एक चीज देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रो क्यों किया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पर इस चीज के लिए काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी। मतलब एग्रीकल्चर को उन्होंने इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा काम किया। स्पेशली उन्होंने बहुत ही टाइम से फार्मर्स को सीड प्रोवाइड की और बहुत ही टाइम से उन्होंने फर्टिलाइजर की सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की। उसके कारण जो फार्मर्स थे उन्होंने इन चीज का यूज किया और काफी ज्यादा आगे निकल गया। अब यहां पर आता है जो सेकंड सेक्टर था, दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर यहां पे देखेंगे दिस आल्सो वेंट थ्रू अ बिग स्विंग। अब आपको याद है पहले हम -1% के आसपास ग्रो कर रहे थे। ठीक है, अब ये चीज और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर के हम कोविड के टाइम में -7% के आसपास पहुंच गए थे, बट उसके बाद अभी के टाइम में हम एक्सपेंड करके ऑलमोस्ट +11% के आसपास पहुंच गए हैं। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, मतलब हम बहुत ही अच्छा यहाँ पर ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और माइनिंग सेक्टर, ये तीनों सेक्टर ऐसे थे जिसमें पहले काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया था, फिर जाकर इंक्रीज हुआ। मतलब पहले वो काफी ज्यादा डिक्रीज हुए, उसके बाद जाकर इंक्रीज हुए, बट जो बेसिक सर्विसेज थी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सब मेंटेन किया गया था। दिस इज वेरी गुड बिकॉज कोविड के टाइम में सोचिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, अगर वाटर सप्लाई वहां पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। बट किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई इन सब का मेंटेनेंस प्रॉपर्ली किया गया। इवन एट द हाइट ऑफ नेशनल लॉकडाउन, जब नेशनल लॉकडाउन था उस टाइम भी आपने देखा होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपके घर से मतलब वो नहीं होती थी, ठीक है, साइड नहीं होती थी, या फिर वाटर सप्लाई कभी भी बंद नहीं हुआ। तो ये सब चीजें एक्चुअली शो करता है कि गवर्नमेंट ने इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था, जहां पर देखा गया था डिफरेंट घरों को बनाया गया था, बिल्डिंग्स को बनाया गया था, बहुत सारे इंफ्रा क्रिएशन किया गया था, जिसके थ्रू एक रिजल्ट इसका यह भी था कि पैंडेमिक के बाद, जैसे पैंडेमिक यहाँ पे खत्म होता है, मतलब पैंडेमिक जैसे स्लो हुआ था, वैसे ही हाउसिंग साइकिल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। मतलब क्या है, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर भी काफी ज्यादा बूम देखा गया था, जिसके कारण जो हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी काफी जल्दी मतलब रिवाइव हो गया था। देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, अगर वो रिड्यूस हो जाएगा, सोचिए अगर कोई बिल्डिंग बनेगी नहीं है तो आपको लगता है कि वहां पर सर्विसेज मतलब कभी भी बूम हो पाएगी। सोचिए अगर होटल बनाना है, अगर होटल ही कभी बनेगा नहीं तो वहां पर मतलब सर्विस सेक्टर वहां पर बूम कैसे करेगा, राइट। तो सर्विस सेक्टर को अगर आपको इंक्रीज करना है तो सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सबसे पहले इंक्रीज करना होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने काफी सारा एक्सपेंडिचर इस चीज के ऊपर किया था, अपने इंफ्रा क्रिएशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया था। उन सब चीजों का एक रिजल्ट था कि हमारा जो टोटल जो रियल स्टेट सेक्टर था काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, हमने जो ओवरऑल जो अचीवमेंट किया और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 11.8% के आसपास जो ग्रो कर रहा है अभी, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द राइज इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ठीक है, उसके कारण स्पेशली जो हमारा स्टील एंड सीमेंट का जो कंजम्पशन था वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था पिछले कुछ सालों के अंदर कि हमने अपने कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों को ही प्री कोविड लेवल से काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब इसके अलावा आरबीआई जो है और बहुत सारे रियल एस्टेट की कंपनीज जो है, मतलब यानी कि हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है वो एक यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करती है जो कि शो करती है कि 2021 यानी कि पिछले साल के अंदर जो बहुत सारे रियल एस्टेट के जो सेल्स हुए, मतलब बहुत सारे घर जो है बिके हैं, बहुत सारे प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हुए हैं। ये क्या शो करता है, शो करता है कि रियल सेक्टर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बूम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए जो येलो वाला पोर्शन आप उसको ध्यान से देखिए जो कि सेल शो कर रहा है कि कितने घर यहाँ पर बिके हैं। तो अगर आप 2021 के आसपास देखेंगे यानी फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जब एक्चुअली कोविड आया था उस टाइम देखिए हम जहां पर थे ना लगातार स्टडीली हम डिक्रीज हुए थे और Q2 आते होते हमारी जो हाउसिंग सेक्टर की जो सेल थी वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो गई थी। ऑल्दो हमने धीरे धीरे उसको रिवाइव करना स्टार्ट किया था बट वो रिवाइव नहीं हो पा रहा था। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट वेव आया था उस टाइम भी पूरी तरीके से हाउसिंग सेक्टर बंद हो गया था, जब सेकंड वेव आया था उस टाइम भी हाउसिंग सेक्टर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो ये एक्चुअली शो करते हैं देखिए हमारा हाउसिंग सेक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट क्यों हुआ था। हाउसिंग सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट इसलिए हुआ था बिकॉज एक्चुअली हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो था उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट होने के कारण बिल्डिंग्स बन नहीं पा रही थी, बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी तो ऑब्वियसली हाउसिंग के यहाँ पर सेल्स नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो आई होप आप इस दोनों चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे।
अब यहाँ पर हमारा थर्ड सेक्टर आता है, दैट इज द सर्विस सेक्टर। ना आपको एक चीज ध्यान रखना है, सर्विस सेक्टर जो होता है वो हमारी टोटल इंडियन इकोनॉमी का आधे से ज्यादा शेयर अकेला यहाँ पर संभालता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण मतलब इसी चीज के कारण यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कोविड के कारण सबसे ज्यादा इंपैक्टेड भी यही वाला सेक्टर था, बिकॉज इसको ह्यूमन कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। होटल्स या रेस्टोरेंट्स बिना ह्यूमन कॉन्टैक्ट के काम नहीं कर सकते हैं। तो जब 2020-21 के अंदर जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, उस टाइम एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट हो गया था टू ट्यून ऑफ अराउंड 8.4%, मतलब ये -8.4% के आसपास पहुंच गया था। बट किसी तरीके से इसने खुद को रिवाइव करके फिर से 8.2% के आसपास में पहुंचाया, ठीक है। जहां पर ये देखा गया था, देखिए जो फाइनेंस सेक्टर था, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्री कोविड लेवल से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। बट कुछ सेक्टर्स अभी भी इसके अंदर रिकवर नहीं हो पाई है, दैट इज ट्रैवलिंग, ट्रेडिंग, होटल्स, ये सब अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज खुद ही देख सकते हैं कि आप पहले अगर प्री पैंडेमिक लेवल में आप बहुत ही इजीली ट्रैवलिंग करते थे, बट अभी के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर्ली जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग करते हैं। होटल्स वगैरह बहुत कम लोग होते हैं जो जाके वहां पे स्टे करते हैं। नॉर्मली दे ट्राई टू स्टे किसी घर, मतलब घर पे रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादा बेटर प्लेस होता है। सैनिटाइजेशन के जो फैसिलिटीज है वो होटल के अंदर उतनी अच्छी नहीं होती, राइट। इन सब चीजों के कारण जो सर्विस सेक्टर है कहीं ना कहीं, स्पेशली ट्रैवलिंग, ट्रेडिंग, होटल्स में, इन सब में अभी भी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो कोविड है, कोविड वाज नॉट जस्ट अ पैंडेमिक, एक्चुअली इसका एक स्टॉप स्टार्ट नेचर था। स्टॉप स्टार्ट का मतलब है पहले स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ। कोविड के इसके कारण क्या हुआ, पैंडेमिक ने इसके कारण जो सेक्टर्स थे ना, ये पूरी तरीके से एक एक टाइप से ग्रो ही नहीं कर पाए। अब वो ग्रो तब करते हैं ना अगर उनको एक पूरी तरीके से चांस मिलता ग्रो करने का, बट वो चांस नहीं मिला, उसके कारण वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाए। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रेंड्स देखना है हमें कि डिमांड्स हमारे कितने अच्छे तरीके से बूस्ट हुए हैं फिर नहीं बूस्ट हुए हैं। जो लेटेस्ट जो हमारे एस्टिमेट शो करते हैं वो ये शो करते हैं कि ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स जिसमें हम डिमांड करते थे उन सब में हमने कहीं ना कहीं रिकवरी कर ली है। मतलब हमारी डिमांड यहाँ पर फिर से उठनी स्टार्ट हो गई है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। जो प्राइवेट लेवल की जो कंजम्पशन है, जो लोग यहाँ पर जो चीजें खरीदते थे उसके अंदर उतना ज्यादा डिमांड अभी तक नहीं उठा है, बट बाकी सारे जितने भी सेक्टर्स है उन सबके अंदर डिमांड उठने स्टार्ट हो गए हैं। एंड सबसे ज्यादा जो डिमांड क्रिएट कर रहा है एक्चुअली दैट इज बाई गवर्नमेंट कंजम्पशन। मतलब गवर्नमेंट जो डिफरेंट चीजों को कंज्यूम कर रही है, गवर्नमेंट जो पैसे यूज कर रही है, गवर्नमेंट जो वेलफेयर मैकेनिज्म्स के लिए डिफरेंट चीजों को वो कर रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है, उसके कारण सबसे ज्यादा यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ है। उसके कारण इस गवर्नमेंट के कारण जो डिमांड क्रिएट हुआ है उसके कारण बहुत सारा क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। देखिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट किस चीज की डिमांड क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पर रोड रोलर्स की डिमांड क्रिएट करेगी, जो बहुत सारे मटेरियल जो कि रोड बनाने में लगते हैं उन सब की डिमांड क्रिएट करेगी, वर्कर्स की डिमांड क्रिएट करेगी, राइट। तो गवर्नमेंट के कारण यहाँ पर बहुत सारा डिमांड क्रिएट हुआ है, और इस डिमांड क्रिएट होने के कारण क्या हुआ है, बहुत सारा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी बनी है, बहुत सारे एसेट्स ऐसे बने हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक हमारी कंट्री को हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक तो हमारा हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट का जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट्स हमारे काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, बट साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट वाला सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब अगर हम कंजम्पशन के बारे में बात करें तो ये माना जा रहा है कि पिछले एक साल के अंदर हमारा कंजम्पशन जो है अराउंड 7% के आसपास से ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो कंज्यूम कर रहा है दैट इज एक्चुअली गवर्नमेंट। जैसे हमने पीछे देखा था गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डिमांड कर रही है, सिमिलरली गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही है। देखिए कंज्यूम कैसे कर रही है, अगेन सेम एग्जांपल, मान लीजिए कि एक रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है तो जो डिफरेंट चीजें जो चाहिए वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही इस चीज को खरीद रही है, गवर्नमेंट फिर इन सब चीजों को यूज कर रही है, इसलिए सबसे ज्यादा जो कंज्यूम कर रही है वो भी एक्चुअली गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है एज कंपेयर टू पिछले जो साल था उसके हिसाब से काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जहां पर हम ऑलमोस्ट 97% रिकवरी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब इतना हम ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं, अभी 3% 4% अभी बचा हुआ है जिसको हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। नाउ एक चीज जो कि अभी उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है वो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। मतलब बहुत लोग अभी गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, उसके लेकिन डिफरेंट चीजें हैं। उसका देखिए उसका मेन रीजन ये नहीं है कि डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन ना होने की, फिर डिप जो हुआ है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बेसिकली व्हीकल की जो इंडस्ट्री है ना वहां से सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। मतलब वो लोग व्हीकल को पूरी तरीके से बना नहीं रहे हैं, मतलब व्हीकल की जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है, उसी कारण व्हीकल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज बोला है कि अगर व्हीकल का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड मार्केट के अंदर बहुत है, बट द पॉइंट इज कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण यहाँ पर इस चीज का रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा कम हो गया है। अगर हम जो हमारा कंजम्पशन का जो डिमांड इंक्रीज हुआ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये भी है कि जो हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। देखिए जो यूपीआई पेमेंट्स होते हैं, पेटीएम, फोन पे, आप जो भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, आप बाहर कोई भी चीज खरीदते हैं, आप अब कैश को यूज ना करके आप बेसिकली यूपीआई करने की कोशिश करते हैं, आप डिजिटली पे करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली आपको पैंडेमिक के बेसिस में हेल्प करता है, बिकॉज वो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स होता है, आपको ना ही पैसा पकड़ना होता है ना ही पैसा आपको देना होता है, तो ये बेसिकली ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। इसलिए पिछले लास्ट कुछ सालों के अंदर ये देखा गया है कि जो पेमेंट्स
है पूरी तरीके से कॉन्टेक्टलेस हो गए हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर प्राइवेट का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज जो देखी गई है कि अगर वैक्सीनेशन यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे वैक्सीनेशन लेंगे और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज्यादा मतलब नॉर्मलाइज होगी, वैसे वैसे ये देखा जाएगा कि प्राइवेट कंजम्पशन और ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट सेक्टर जो हमें बात करनी है दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट सेक्टर। देखिए इन्वेस्टमेंट सेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर होता है दैट इज अबाउट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस लेवल पे मतलब कितना लंबे टर्म्स के लिए कितनी चीजें हम यहाँ बना पा रहे हैं। तो एक चीज तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा होगा कि इस चीजों में सबसे ज्यादा आगे कौन रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करती है एंड माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर साल में मतलब इस साल में हमारा ग्रोथ जो है मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 15%, ठीक है। 15% का आसपास हम ग्रो करने वाले हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अगर हम जीडीपी के साथ इसको कंपेयर करें इस पर्टिकुलर चीज को तो हम ऑलमोस्ट 29.6% ऑफ द जीडीपी इतना पैसा हम इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाने वाले हैं। दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 7 ईयर्स। मतलब पिछले 7 सालों के अंदर जो पैसा हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी साल हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे एक स्टेटमेंट बोलता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब रिमूव कर रही है, धीरे धीरे मूव कर रही है। बट द पॉइंट इज कि माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसके स्ट्रॉन्ग होते ही गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर इंडिया के इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। इस चीज को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए यहाँ पर इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बोला गया है कि बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंप्लीमेंटेशन के फेज में ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है, ये सब काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और इनका मानना ये है कि अगले कुछ सालों के अंदर ये और ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो देखिए जितने भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं और जितने भी न्यू प्राइवेट सेक्टर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको एक चीज जो चाहिए होता है दैट इज फंडिंग, ठीक है। फंडिंग का सबसे बड़ा इशू होता है ना। ये माना जा रहा है कि आपको याद होगा जो कल वाला वीडियो था उसके अंदर हमने ये बात की थी, जो बैंकिंग सेक्टर था उसके एनपीएस काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए। एनपीए रिड्यूस होने के कारण क्या है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा क्लीन अप हो चुकी है। अब वो रेडी है प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब प्राइवेट जो डिफरेंट बॉडीज है वो जाके लोन्स ले सकती है और एक चीप लोन्स मिल सकता है उनको और जाकर उस पर्टिकुलर लोन्स को अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जो फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए जो फाइनेंसर है बैंकिंग सेक्टर वो भी कहीं ना कहीं रेडी है, ठीक है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन यहाँ पर इंक्रीज होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके कारण गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आरबीआई का जो रिसेंट वाला इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे आया उसके अंदर ये बोला गया है कि आरबीआई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि वो चाहता है और वो सोचता है ऐसा कि जो इन्वेस्टर्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं, स्पेशली जो प्रोडक्शन जो होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है दोनों ही बेसिस में, एक्सपोर्ट्स भी और इंपोर्ट्स भी दोनों ही हमारे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। पहले हम एक्सपोर्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए अगर आप एक्सपोर्ट्स को समझेंगे तो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। 2021-22 के अंदर मतलब हमने गुड्स को भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और सर्विसेज को भी हमने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो अगर पहले हम गुड्स के बारे में बात करते हैं, जितनी सारी जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है मतलब वो चीजें जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसके अंदर माना गया कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट $30 बिलियन तक इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और ये जो इंक्रीज हो रहा है वो पिछले 8 महीनों से लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट हम बहुत ही स्ट्रांगली यहां पे ग्रो कर रहे हैं। देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है लेकिन डिमांड तो है ग्लोबल लेवल पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में बनती थी, अब वो कंट्री बना नहीं पा रही है। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो कि वियतनाम बनाती थी या फिर इंडोनेशिया बनाती थी, अब वो उसे बना नहीं पा रही है। तो ऑब्वियसली देखिए मार्केट उसका भी है, डिमांड उसका भी है, तो कहीं ना कहीं इंडिया उस चीज को डिमांड को कैप्चर कर रहा है, उस पर्टिकुलर मार्केट को वो कर रहा है, ठीक है, कैप्चर कर रहा है। जिसके कारण देखिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होने के बावजूद यहाँ पर ग्लोबल सेक्टर पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये चीज की जी जो भी चीजें शिपिंग करनी थी, मतलब जो भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। सेकंड चीज सुएज कनाल का आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ब्लॉकेज का इशू आ गया था। थर्ड चीज कि जो चाइना जो सबसे बड़ा सप्लायर है उसका कोविड-19 वहां पर मतलब आउटब्रेक आ गया था, मतलब वहां से पूरी तरीके से सप्लाई बंद हो गया था, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। इसके बावजूद, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडिया यहाँ पर वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में यहाँ पर उभर रहा है। दैट इज वेरी वेरी गुड। सेकंड चीज देखिए सर्विस का जो एक्सपोर्ट है अगर आप वो देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही शार्पली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही शार्पली राइज कर रहा है। स्पेशली जितने भी कंसल्टिंग सर्विसेज हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऑडियो विजुअल हो गया, रिलेटेड सर्विस मतलब एवी डीवीडी ये सब काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो फ्री ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो सामान को एक जगह से सेकंड जगह लेके जाती है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन काफी इंक्रीज हो रही है, कंप्यूटर जो सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये एवरी सिंगल थिंग इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस।
डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डिमांड के पर्सपेक्टिव से इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो माना जा रहा है ऐसा कि अगले एक साल के अंदर 16.5% की मतलब बैरियर को क्रॉस कर लेगा, मतलब इतना ज्यादा हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं अगले एक साल के अंदर, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी गुड बिकॉज हम प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हम चाहते थे ना, राइट। और अगर हम देखिए, ये तो हो गया मैं हमारे एक्सपोर्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे इंपोर्ट्स को देखेंगे, इंपोर्ट्स भी हमारा कहीं कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा चीजें इंटरमीडिएट गुड्स है, वो रॉ मटेरियल्स है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर हम वहां पर उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी चीज शो करता है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, उसके कारण भी काफी ज्यादा इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। बहुत चीजें तो ऐसी हुई हैं कि जो एक्चुअली हम मतलब नंबर ऑफ आइटम्स अभी भी सेम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक्चुअली चीज क्या है कि उसका प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होने के कारण ऐसा लग रहा है कि वहां पर इंपोर्ट इंक्रीज हो गया। तो पॉइंट इज के डिफरेंट फैक्टर्स के कारण एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो गया है हमारा, और इंपोर्ट भी हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। आपको दोनों ही ट्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। स्पेशली देखिए, एक्सपोर्ट हमारा माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 16.5% के स्पीड से ग्रो करेगा, बट जो हमारा इंपोर्ट है माना जा रहा है ऑलमोस्ट 29.4% के स्पीड से ग्रो करने वाला है, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर रही हैं। अब देखिए, यहां से जो इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहां पर डिफरेंट सेफ्टी नेट्स के बारे में बात करता है, डिफरेंट यहां पर मैकेनिज्म्स के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उसको किस तरीके से कोविड से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो हम अगले देखिए कुछ पेजेस के अंदर, अगले कुछ स्लाइड्स के अंदर एक्चुअली हम डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात करने हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर कि ये सारे के सारे स्कीम्स, आपको जो जो चीजें यहां पर डेटा दी हुई ये सब किसी काम की नहीं है, डेटा आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। यहां से आपको देखिए क्या उठाना है, यहां से आपको उठाना है ये अकाउंट, इस पर्टिकुलर स्कीम का नेम। जो आप इस स्कीम का नेम उठा लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता है, बिकॉज ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन्ड है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये मेंशन होने के कारण ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो जब आप सेकंड जगह पर जाकर अपने इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बस फोकस ध्यान रखना है कि जनधन अकाउंट के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर कोई अगर स्पेशल कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको हम देख लेंगे, बट इसके अलावा आपको यहां पर ये जितना भी डेटा है वो सब याद नहीं करना है। किसी भी चीज के डेटा को आपको याद नहीं करना है। ये 500 रुपए मिले, 600 रुपए मिले, कुछ भी मिले, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको यहां पर सिर्फ स्कीम देखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होगी जो रिसेंट चेंजेस हुए तो मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही याद करना है। नाउ फर्स्ट चीज देखिए, जो कैश ट्रांसफर था, देखिए सबसे पहले तो पैंडेमिक के कारण प्रॉब्लम क्या हुई, पैंडेमिक के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई थी कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स चलाएंगे जिससे कि लोगों को कैश ट्रांसफर मिलेंगे और लोगों को पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग कि जितने भी जनधन अकाउंट के होल्डर्स थे, ठीक है, मतलब जनधन अकाउंट आपको याद है, मोबाइल को अगर आप आधार कार्ड के साथ लिंक करते हो, ठीक है, मोबाइल को, आधार कार्ड को और जो आपका अकाउंट है, तीनों को लिंक करते हो तो उसे कहते हैं जनधन अकाउंट, ठीक है। जनधन अकाउंट जो होता है उसमें स्पेशली जो वुमेन्स थी उनको बोला गया कि हर मंथ आपको मैं 500 रुपए दूंगा अगले 3 महीनों के लिए, जब कोविड का टाइम आया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बता रही है बेसिकली कि मैंने ये चीजें की थी ताकि लोगों को ये मतलब पैसे मिल सके। सेकंड चीज, वल्नरेबल सेक्शन जो भी थे, जैसे कि विडोज जो थी, दिव्यांग जो थी, जो बहुत ही ओल्ड लोग थे, उन सबको 1000 रुपीज दिए गए थे पर मंथ। थर्ड चीज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको याद होगा पीएम किसान जो स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर देखिए आपको इस स्कीम के मेन फीचर्स पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस स्कीम के अंदर होता क्या है। जो किसान स्कीम है इसके अंदर क्या होता है, टोटल 6000 रुपीज दिए जाते हैं एक साल के अंदर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मेन चीज। अब इसके अलावा जो सेकंड फील्ड है जो बात करता है, दैट टॉक्स अबाउट फूड सिक्योरिटी। देखिए फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली मतलब कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। फर्स्ट चीज जो गवर्नमेंट ने किया दैट वाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना एक्चुअली, ठीक है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंदर 80 करोड़ जो ऐसे लोग थे जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ऐसे लोग थे, उन सबको एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब 80 करोड़ ज्यादा लोगों को यहाँ पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए, स्पेशली हर एक पर्सन को यहाँ पर 5 kg पर पर्सन पर मंथ खाना प्रोवाइड किया था, ठीक है, मतलब इतना अनाज दिया जाता था। और देखिए जितना नॉर्मल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो मिलता था वो तो मिलता ही था, बट इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर से 5 kg हर एक पर्सन को देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज मार्च 2020 के अंदर स्टार्ट हुई थी और ये एक्सटेंड उसको मतलब किया गया था, और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2020 से उसको एक्सटेंड करके मार्च 2022 यानी कि अगले 2 महीनों के लिए भी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद होगा वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम आया था, जिसके अंदर पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को बेनिफिट जो था स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए इंक्रीज किया गया था। देखिए एग्जैक्टली क्या था ये वन नेशन वन राशन कार्ड का सीधा सा स्कीम ये है कि इससे पहले क्या होता था, एक राशन कार्ड जो है एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित रहता था, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही वो राशन कार्ड लिमिटेड था। मतलब मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो उसको जो खाना मिल सकता है वो सिर्फ महाराष्ट्र के पीडीएस शॉप से ही मिल सकता था, पहले ऐसा होता था। बट अब क्या किया गया, बोला गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर एक पर्सन मान लीजिए कि महाराष्ट्र के वो चाहे तो जाकर के पंजाब के अंदर भी जाकर अपना पीडीएस ले सकता है, मतलब अपने शेयर का खाना ले सकता है वहां से, ठीक है। दिस कॉल्ड एज वन नेशन वन राशन कार्ड। बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया गया था, स्पेशली ऐसे लोग जो कि मान लीजिए पहले पंजाब में महाराष्ट्र में ऐसे लोग काम करते थे और उनका राशन कार्ड वहीं बना हुआ था, बट
अपने कोविड के कारण उनको यूपी, बिहार, अपने उड़ीसा, डिफरेंट कंट्री के अंदर, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वापस जाना पड़ गया, तो उनको जो खाना मिलता था ना, कि वो पहले जो महाराष्ट्र में मिलता था वो चीज उनको यूपी में मिले, बिहार में मिले, इस चीज के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था। थर्ड थिंग, देखिए जो गैस सिलेंडर्स थे उसके लिए जो उज्ज्वला स्कीम जो स्टार्ट की गई थी, उस चीज को यहाँ प्रमोट करते हुए बोला गया कि 3 फ्री सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 8 करोड़ लोगों को। ठीक है, मतलब जितने भी लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए अंदर जो इन्वॉल्व है, उनको 3 और एक्स्ट्रा सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिलेंडर को ही यूज करो। आप बेसिकली जो मतलब और कोई बेसिकली मेथड यूज ना करो अपने खाना को वो करने के लिए, ठीक है, वो बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम देखेंगे, एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या किया पिछले 1 साल के अंदर, देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम का जो अभियान है, जो कि ऑलरेडी काफी सालों से चल रहा है, उसके अंदर क्या किया था, जो 6 स्टेट के जो लोग थे, देखिए बिहार, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, नाउ दीज स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन स्टेट्स के ऊपर स्पेशल फोकस मतलब स्पेशल फोकस किया गया था। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये 6 स्टेट्स के जितने भी लोग थे जो कि माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कि अपने अपने स्टेट के अंदर वापस आ गए थे, इनको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था और इमीडिएटली इनको पैसे वगैरह दिए गए थे, ताकि ये लोग अपने फैमिली को प्रॉपर्ली वो कर सके। ठीक है, अब सेकंड चीज, एक स्कीम जो स्टार्ट की गई थी जो कि काफी पहले से हो रही है, दैट वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, मनरेगा स्कीम बोलते हैं इसे। और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या गया था, हर एक पर्सन का जो वेज था, यानी कि जो उसकी जो डेली वेज था, उसको 20 रुपीज यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया था। देखिए ऑल्दो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि 20 रुपीज इज मतलब वेरी लेस, बट द पॉइंट इज कि लोगों के लिए एवरी सिंगल रुपी मतलब मैटर करता है। ठीक है, सो 20 रुपीज का जो हाइक हुआ था स्पेशली कोविड के टाइम में, दैट वाज अ बिग थिंग। ठीक है, ये 2 चीज हो गई हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके अलावा जितने भी ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नाम की जो चीज होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला कि ऐसे सारे के सारे लोग, ऐसे सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे मतलब कंपनीज जिसके अंदर कम से कम मतलब मैक्सिमम जिसके अंदर 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, और हर एक एम्प्लॉइज का जो मतलब लोग हैं वो 15,000 रुपए से कम कमाते हैं, तो उनके जो ईपीएफ होते हैं ना, जो उनका जो मतलब पीएफ होता है, जो फंड होता है बेसिकली, उसके अंदर 12% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, और जो 12% होगा वो एम्प्लॉयर पे करेगा। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी का मालिक है वो 12% पे करेगा, और जो बाकी जो 12% है वो बेसिकली गवर्नमेंट पे करेगी। तो बेसिकली क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक टाइप का इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट शो किया कि जो ऐसे लोग हैं जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स हैं या फिर जो बहुत ही कम कमाते हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइप का मतलब फायदा वो दे, ताकि उनके पास कुछ ना कुछ पैसा रहे हाथ में और वो अपने पैसों को प्रॉपर्ली यूज कर सके। आत्मनिर्भर भारत की योजना जो थी, उसके अंदर जितना फाइनेंशियल बर्डन जो था लोगों का, उसको रिड्यूस करके उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इंकरेज किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब काम दीजिए। जो कंपनीज बेसिकली काम देंगी तो क्या होगा, लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोग अपने पैसों को प्रॉपर्ली स्पेंड कर सकते हैं। देन हाउसिंग के फील्ड में 2 स्कीम्स यहाँ पर स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण लेवल में था, यानी कि जो गांव में था, और सेकंड जो था दैट वाज प्रधानमंत्री आवास योजना इन अर्बन एरियाज, यानी कि ये मतलब अर्बन यानी कि शहरों के अंदर था। ठीक है, तो दोनों ही स्कीम्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इससे कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको डेफिनेटली इसको ध्यान रखना है। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कुछ स्कीम्स को स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट वाज कॉल्ड एज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या किया था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की गई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड किए गए थे, उसके बाद उनको जॉब्स दिया गया था। ठीक है, तो ये दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए गए थे, जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर इसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के अंदर इन सब के सब ग्रामीण कौशल योजना के अंदर जितने भी लोग थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा बोला गया था कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जो कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, डिफरेंट एरिया से वापस बिहार, यूपी, एमपी ये सब वापस आ रहे हैं, उन सबको प्रॉपर न्यू स्किल्स प्रोवाइड करो, और जो भी उनके पास स्किल्स है उनको अपस्किल करो, मतलब उनको अच्छे स्किल्स प्रोवाइड करो, ताकि वो बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर क्या कर सके, अपने स्किल को यूज कर सके। और 6 स्टेट्स मतलब वो आपको याद है जो 6 स्टेट्स हमने बात की थी जस्ट अभी, उन्हीं 6 स्टेट्स के जितने भी वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रेन करो, ताकि उन्हें प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि वो कोई ना कोई काम ढूंढ सके और अपना मतलब जो गुजारा है वो उनका हो सके। ठीक है, इस कोविड के टाइम में। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर था उसको एक्जैक्टली गवर्नमेंट ने कैसे सपोर्ट किया था। सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर ने जितने भी लोग थे जिन्होंने कोई लोन लिया हुआ था, उनको ये बोला गया कि आपको लोन पे करने के लिए 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा, मतलब आप 6 महीने बाद भी लोन पे कर सकते हैं। सेकंड चीज, जितने भी इंटरेस्ट रेट है आपके लोन के ऊपर वो अगले 6 महीने के लिए उसको डेफर कर दिया गया, मतलब अगले 6 महीने तक आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट है उसको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग रिलीफ, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए एमएसएमई का सारा काम जो है बिल्कुल वो हो गया था, क्लोज हो गया था कोविड के टाइम में, उसके कारण कोई भी पैसा नहीं आ रहा था। पैसा नहीं आने के कारण वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट कहां से वो करते, राइट, पे करते। इसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। सेकंड चीज,
एमएसएमई के जितने भी डिफॉल्ट लोन्स थे, ठीक है, डिफॉल्ट लोन्स देखिए वो लोन्स होते हैं जो कि 120 डेज के बाद भी कोई पे नहीं करता, उसे कहते हैं डिफॉल्ट लोन्स। तो इन डिफॉल्ट लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था और बोला गया था कि ठीक है आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, आप इस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी अपने लोन्स को रिपे कर सकते हैं। थर्ड चीज, एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई थी दैट वाज कॉल्ड एज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। जिस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बोला गया था कि किसी भी पर्टिकुलर एमएसएमई को, ठीक है, कोई भी ऐसा एमएसएमई जो कि कोविड से अफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसे अगर लोन चाहिए अप टू अराउंड 4.5 लाख करोड़, तो उस पर्टिकुलर 5 लाख करोड़ रुपए वहां पर डायरेक्टली जाकर वो ले सकता है, किसी भी बैंक से ले सकता है और उसकी 100% गारंटी जो है गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। मतलब अगर ये एमएसएमई वापस नहीं कर पाती है पे, तो वापस उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को भी स्टार्ट किया गया था ताकि एमएसएमई सेक्टर कहीं ना कहीं लोन ले और अपना काम यहां पर स्टार्ट करे। एंड फाइनली क्रेडिट गारंटी स्कीम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी जो कि बेसिकली एमएसएमई के लिए ही लॉन्च की गई थी, जहां पर उनको कुछ लोन्स वगैरह गारंटी के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं विदाउट एनी कोलेटरल या फिर किसी भी टाइप की चीज के, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं गवर्नमेंट एग्जैक्टली किस किस कौन कौन से स्कीम लेकर आया था जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा है और बिजनेस के हाथ में पैसा है वो कैसे इंश्योर किया गया। सबसे पहले बात तो जो आईबीसी कोड होता है यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है, उसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को इंसॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है, बैंक्रप्ट नहीं किया जाएगा अगले 1 साल के लिए। पहली चीज तो यहाँ पे ये किया गया। और सेकंड चीज ये किया गया कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को देखिए, अगर पहले आईबीसी के अंदर क्लेम करना होता तो वो उसे 1 लाख रुपए का मतलब लिमिट था, बट उसे इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया ताकि कोई भी यहाँ पे कंपनी इसके अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व ही ना हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। आईबीसी को देखिए, आईबीसी बहुत ही डिटेल वाली चीज है, इसको आप अगर प्रॉपर्ली समझेंगे तो काफी ज्यादा उसका मतलब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट द पॉइंट इज आपको यहाँ पर बस ये चीज समझना है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि आईबीसी कोड को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। दैट्स ऑल, आप बस इतना ध्यान रखिए। सेकंड चीज देखिए, जितनी भी लिक्विडिटी फैसिलिटीज होती हैं उन सब में आरबीआई ने क्या किया था, एक इमरजेंसी हेल्थ सर्विस होती है उस चीज को प्रोवाइड किया था ताकि डिफरेंट जो बिजनेस सेक्टर्स हैं उन सबको एक एक्स्ट्रा पैसा मिल सके। देखिए यहाँ पर हेल्थ सर्विस का ये मतलब नहीं कि हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं जिसके पास पैसा नहीं है उस चीज को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी में उसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड चीज, जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करने के लिए, उन सबके पास पैसा हो, इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्ट की थी। जिस तरीके से जो पीछे हमने देखा जो एमएसएमई सेक्टर था उनके लिए एक स्टार्ट किया गया था क्रेडिट गारंटी स्कीम, सिमिलरली जो एमएफआईज यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे इनके लिए भी चीज स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चीज, एक और स्कीम लॉन्च किया गया था दैट वाज कॉल्ड एज पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। ये एनबीएफसीज के लिए, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस थे और जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे इन सबके लिए किया गया था। ये सब के सब जाकर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लोन ले सकते थे विदाउट एनी कोलेटरल, ठीक है, मतलब बिना किसी कोलेटरल के डायरेक्टली जाकर लोन ले सकते थे। एंड फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था दैट देयर वाज अ थिंग कॉल्ड द स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए स्टार्ट किया गया था। तो इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इकोनॉमिक का मतलब सेक्शन हो जाएगा। द पॉइंट इज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने ये पर्टिकुलर टॉपिक आएगा यानी कि स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो आपको उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बिकॉज दिस हैज बीन डायरेक्टली मेंशन्ड इन इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। फर्स्ट इज कॉल्ड एज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, जिसके अंदर जो बहुत सारे जो किसान वगैरह हैं उनको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा वो लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली बैंक से। सेकंड चीज पीएम स्वनिधि स्कीम, जिस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जितने भी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं मतलब जो ठेले वगैरह लगाते हैं उन सबको एक कैपिटल लोन प्रोवाइड किया गया था ताकि आप अपना काम खुद से स्टार्ट कर सको। एंड थर्ड चीज, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे उन सबको एक्स्ट्रा फंडिंग वगैरह दी गई थी ताकि आप कोलेटरल फ्री यहाँ पर लैंड ले सको, मतलब लोन ले सको और आपको लैंडिंग कर सको बेसिकली ताकि आप डिफरेंट सर्विसेज को फिर से अपने जगह पर स्टार्ट कर सको। इसके अलावा देखिए एक दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि काफी सालों से चल रहा है ऑलरेडी, जिसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं, इस चीज को यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वुमेन्स तक यहाँ पर इंक्रीज किया गया और इस चीज को मतलब इंश्योर किया गया कि वुमेन्स और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन सबके पास प्रॉपर्ली पैसा पहुंच रहा है। फाइनली जितने भी एनबीएफसीज थे, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन थे और जितने भी एमएफआईज यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, इन सबको पैसा प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स लॉन्च की गई। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज को आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो एनबीएफसीज हैं, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस हैं, जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको इतना ध्यान क्यों रखा जा रहा है? बिकॉज देखिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडिया जो इकोनॉमी है ना, इंडिया जितनी मर्जी सेंट्रल लेवल की इकोनॉमी है, बट इंडिया का एक्चुअली जो मेन ग्रोथ होता है ना वो हमेशा नीचे के लेवल पे होता है, विलेजेस लेवल पे ग्रोथ होता है, उसके बाद ये इंक्रीज होता है जो कि टाउन लेवल पे पहुंचता है, उसके बाद वो स्टेट लेवल पे पहुंचता है, फाइनली जाकर वो सेंट्रल लेवल पे पहुंचता है। सो एक्चुअली जो हमें ग्रोथ करनी होती है ना हमेशा नीचे लेवल पे करनी होती है और नीचे लेवल पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर सकता है दैट कैन बी डन बाय एमएफआईज यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। जितने भी घर वाले के मतलब जितने भी घर वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उनको जो बेचा जाता है दैट इज थ्रू एक्चुअली हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस एंड एनबीएफसी इन सबको लोन प्रोवाइड करती है। इसीलिए जितने भी ऐसे स्कीम्स है, जितने भी ऐसे सेक्टर्स है जो कि एक्चुअली नीचे वाले सेक्टर्स है ना, जो कि एक्चुअली उठेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाले लोग हैं वो उठेंगे, इसलिए इन सबको सबसे पहले इसके ऊपर फोकस किया जाता है। एंड फाइनली हेल्थ के इंफ्रा को बनाने के लिए, टूरिज्म के इंफ्रा को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1.1 लाख करोड़ का लोन गारंटी स्कीम स्टार्ट किया था ऐसे सारे सेक्टर्स के लिए जो कि कोविड से अफेक्टेड है। ठीक है, देखिए ये स्कीम्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरीके से याद करने हैं।
आप अगर चाहें तो क्रेडिट के फेसेस में क्या कर सकते हैं, सिंपली 3 से 4 स्कीम को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली आप नोट्स के अंदर नोट कर सकते हैं और इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ना देखिए ये प्री से ज्यादा आपके मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाला है, बिकॉज मेंस में आपको डायरेक्टली बना बनाया आंसर मिल जाएगा। अब देख रहे हैं क्रेडिट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड गवर्नमेंट एक्चुअली वर्कड टू सस्टेन द जो क्रेडिट था, मतलब लोन्स कैसे प्रोवाइड किए गए डिफरेंट सेक्टर्स को, तो आपके पास डायरेक्टली बने बनाए पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, आप सिंपली आगे 5 पॉइंट्स उठा के डाल सकते हैं, एग्जामिनर विल बी इंप्रेस्ड, राइट। ओके, सो ऑन दैट बेसिस अब हम यहाँ पर कुछ ग्राफ्स को देखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर ग्राफ्स बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, स्पेशली इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देयर हैज बीन मोर देन 24 ग्राफ्स इन जस्ट द फर्स्ट चैप्टर, बट आपको सारे ग्राफ्स नहीं देखने हैं, ठीक है, यू हैव टू हैंड पिक ग्राफ्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है बस वो देखनी है। देखिए फर्स्ट जो ग्राफ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये शो करता है कि पिछले 2 साल के अंदर यूपीआई और जो एटीएम की ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज हुए या फिर डिक्रीज हुए। देखिए जो फर्स्ट लॉकडाउन अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारा जो ये स्पेशली देखिए जो यूपीआई यानी कि जो डिजिटल वो है पे है वो काफी ज्यादा मतलब डिक्रीज हो गया था, ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर। बट अगर आप सेकंड वेव देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डिजिटल पेमेंट जो हुआ है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, फर्स्ट चीज, ठीक है। सेकंड चीज अगर आप जीएसटी कलेक्शन के बारे में देखेंगे यानी कि जो हमारे टैक्सेस वगैरह उसको देखेंगे, फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था, मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस भी नहीं आ रहे थे, पैसा ही नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली सबका काम यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो चुका था। बट अगर आप सेकंड वेव में देखेंगे देखिए यहाँ पर भी रिड्यूस तो हुआ है बट नॉट टू अ लेवल जितना फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर प्रेजेंट था। थर्ड चीज मनरेगा के अगर आप वर्क जनरेटेड वर्सेस वर्क डिमांडेड को देखेंगे, देखिए अगर आप ब्लू पोर्शन देखेंगे दैट टॉक्स अबाउट वर्क डिमांडेड और जो ऑरेंज पोर्शन है दैट टॉक्स अबाउट वर्क क्रिएटेड। देखिए पहले ब्लू पोर्शन को देखिए, अगर आप फर्स्ट लॉकडाउन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर वर्क बहुत ज्यादा डिमांड किया गया था एंड उतने ही लोगों को यहाँ पर वर्क प्रोवाइड किया गया था, यानी कि फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर काफी ज्यादा वर्क डिमांड किया गया था और उतना ही लोगों को वर्क प्रोवाइड किया गया था। बट द पॉइंट इज कि सेकंड वेव के अंदर देखिए कंपैरेटिवली वर्क डिमांड भी कम किया गया और वर्क प्रोवाइड भी कम किया गया, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा जितना वर्क यहाँ पर डिमांड किया गया था उतना वर्क भी यहाँ पर पूरी तरीके से लॉट नहीं मतलब नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब जितने लोगों ने वर्क डिमांड किया था उतने लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल पाया। ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज देखिए अगर आप फॉरेन ट्रेड के बारे में प्रॉपर्ली समझते हैं कि एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट्स हमारे देखिए एक्सपोर्ट इज ये वाला लाइन, ठीक है, ब्लू वाला लाइन। अगर आप फर्स्ट लॉकडाउन देखेंगे तो एक्सपोर्ट हमारे ऑलमोस्ट बिल्कुल डाउन ट्रोडन हो चुका था, ठीक है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था। अगर आप सेकंड वेव में देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस तो हुआ था बट हमने खुद को यहाँ पर फिर से इंक्रीज कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू शेप यहाँ पर वो दिख रही होगी, ठीक है, रिकवरी दिख रही होगी। सो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन ट्रोडन फर्स्ट वेव में हो गए थे बट सेकंड वेव में हम पूरी तरीके से बंद नहीं हुए थे। अगर आप इंपोर्ट्स देखेंगे, इंपोर्ट्स भी देखिए एक्सपोर्ट के साथ साथ में इंपोर्ट भी हमारा फर्स्ट वेव के टाइम में काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था, बट अगेन सेकंड वेव के टाइम में हम रिड्यूस हुए थे बट नॉट टू अ लेवल ऑफ फर्स्ट वेव्स। एक चीज जो आपको इस बार की इकोनॉमिक सर्वे से ध्यान रखनी है, जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बार बार स्ट्रेस किया, वो ये है कि ऑल्दो हमारा जो सेकंड वेव था उसका हेल्थ सेक्टर ज्यादा इंपैक्टेड हुआ था, मतलब ज्यादा सिवियर था, बट इसके बावजूद जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सेकंड वेव के अंदर ज्यादा बेटर थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, एफडीआई और एफपीआई को देखते हैं। देखिए एफपीआई को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, आप सिंपली एफडीआई को देखिए। अगर आप एफडीआई को देखते हैं तो अगर आप एफडीआई देखिए फर्स्ट वेव के अंदर हमारा एफडीआई कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया था और सेकेंड वेव के अंदर हमारा एफडीआई रिड्यूस नहीं हुआ, देखिए इट एक्चुअली इंक्रीज्ड। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इस ग्राफ के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि जो हमारा एफडीआई है वो सेकंड सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ था, इट एक्चुअली इंक्रीज्ड एंड इट एक्चुअली इंक्रीज्ड वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज हुआ था। नाउ अंडरस्टैंड कि एफपीआई क्या हुआ था, ठीक है। अगर एफपीआई को समझेंगे, देखिए सेकंड सेक्टर के अंदर आप देखेंगे एफपीआई का बहुत ही नॉर्मल फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर आप फर्स्ट सेक्टर देखेंगे वहां पर एफपीआई पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन हो चुकी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली जो एफपीआई थी वो फर्स्ट सेक्टर के अंदर पूरी तरीके से डाउन हो गया था, मतलब फर्स्ट जो लॉकडाउन आया था उस टाइम पूरी तरीके से बंद हो गया था, लेकिन उस टाइम एफडीआई पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। बट अगर आप सेकंड सेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी एफपीआई वो नीचे गई है, लेकिन जो एफडीआई हमारी वो बहुत ज्यादा फास्ट यहाँ पे ग्रो कर रही है, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर आप ये देखिए कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स थे उसको समझते हैं। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स देखेंगे तो आपको एक सिंगल पैटर्न दिखेगा, देखिए दिस इज द पैटर्न। अगर आप सिंपल समझिए दिस इज द पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज स्टैग्नेंट ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, हमने स्टैग्नेंटली अपने फॉरेन रिजर्व्स को काफी ज्यादा ग्रो किया। ऑल्दो कोविड के जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था उस टाइम में हमें थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, बट द पॉइंट इज कि हमने उस चीज को रुकने नहीं दिया था, हमने उस टाइम भी काफी ज्यादा रिजर्व मतलब इंक्रीज किया था। सेकंड वेव के टाइम में भी कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा था, बट हमने फिर से इसको सस्टेन कर लिया था। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्टली प्री के अंदर पूछा जा सकता है कि जो आपका फॉरेन रिजर्व्स था वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था। नाउ जस्ट रिमेंबर कि फर्स्ट जो लॉकडाउन था उस टाइम भी वो ग्रो कर रहा था और सेकंड लॉकडाउन के टाइम भी ग्रो कर रहा था। सो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टैग्नेंटली ग्रो कर रहा था? यस, वो स्टैग्नेंटली ग्रो कर रहा था, ठीक है। आई होप आपको जितने भी ग्राफ्स थे एंड जितने भी जो पिछले हमने सेक्टर्स देखे वो सारे के सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे।
अब यहाँ से जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर रिलीज किया है कि जो डिफरेंट सप्लाई साइड के जो जितने भी इश्यूज आए थे उन सबको प्रॉपर्ली सॉल्व आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए थे। नाउ माइंड यू कि एवरी सिंगल रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने लिए थे हमारे काम का नहीं है, हम यहाँ पर अगेन हैंड पिक करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी सिर्फ वही देखेंगे। देखिए इंडस्ट्री सेक्टर को के अंदर जो सप्लाई था उसको फिर से इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहली चीज तो पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया। इस पीएलआई स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस पीएलआई स्कीम को टोटल 13 सेक्टर्स के अंदर लॉन्च किया जाता है। यू मस्ट रिमेंबर कि कौन कौन से 13 सेक्टर्स थे, ठीक है, देखिए आपको याद नहीं करना, आपको बस समझना है। फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स वगैरह, सेकंड चीज फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, ऑब्वियसली जो मेडिसिन वगैरह है उससे रिलेटेड है, थर्ड चीज स्टील, फोर्थ इज टेलीकॉम, फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉनिक की जितने भी वो सब होते हैं चीजें होती हैं, सिक्स इज व्हाइट गुड्स, ठीक है। व्हाइट गुड्स क्या होता है, व्हाइट गुड्स बेसिकली देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाइट गुड्स होता क्या है। व्हाइट गुड्स बेसिकली कोई भी एसी या फिर जो एलईडीज या फिर जो ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको व्हाइट गुड्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फूड, ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल, नेक्स्ट इज ये हाई एफिशिएंसी जितने भी सोलर मतलब वाली जो भी चीजें हैं वो सब, नेक्स्ट इज एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज। देखिए ये बैटरीज और डायरेक्टली ऑटोमोबाइल्स दोनों डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो है, ठीक है, एक साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट इज मेडिकल की डिवाइसेस, देखिए फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आता है और नेक्स्ट आता है मेडिकल की डिवाइसेस। देन वी हैव यहाँ पर देखिए वी हैव यहाँ पर ये रहा टेलीकॉम एंड यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर टेलीग्राम को यहाँ पर जनरेट करने के लिए हमें मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना होगा। एंड फाइनली वी हैव क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो हमें इन सब सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। आपको यहाँ पर याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, इन सबको आपको सिंपली बस समझना है। और देखिए ये वाला जो है ना की स्टार्टिंग मटेरियल्स, इसके अंदर एक चीज लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एपीआई। एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली किसी भी मेडिसिन के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो होता है जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, और सेकंड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एपीआई जो एक्चुअली उस मेडिसिन का मेन काम करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज जो इंडस्ट्री के लिए किया गया था, जितने भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स थे उन सबको रिपील कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे टैक्स जो पीछे जाके लग रहे थे उन सारे के सारे टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट हो सके। अब सेकंड चीज, एक न्यू स्कीम आई थी दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर। ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, आपको यहाँ पर बस एक दो चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि जो वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विसेज हैं, बीपीओ का सीधा सा मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विस के अंदर कॉल सेंटर्स को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं उन सब के अंदर वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विस को इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। सेकंड चीज, एक पर्टिकुलर जब कॉल सेंटर बनाया जाएगा तो उसके लिए किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट अब नहीं है। थर्ड चीज, जब भी एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा तो सिंपली किसी भी टाइप की बैंक की गारंटी की जरूरत नहीं है, मतलब बैंक की गारंटी पहले नहीं लेनी पड़ेगी। फोर्थ चीज, कॉल सेंटर्स के अंदर काम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया गया है और रिमोट लोकेशन यानी कि दूर बैठे भी इंसान अब कॉल सेंटर्स के अंदर काम कर सकता है। नेक्स्ट इज, जितने भी दो डिफरेंट कॉल सेंटर्स हैं, ओएसपी, देखिए ओएसपी का मतलब होता है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो जो डिफरेंट दो कॉल सेंटर्स हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शन को अलाउ कर दिया गया है। एंड फाइनली दो डिफरेंट जो कॉल सेंटर्स है वो साथ में आके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर दो डिफरेंट कॉल सेंटर्स अब हो सकते हैं, ठीक है, पहले नहीं हो सकते थे। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। देखिए आपको हर चीज यहां पर याद नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पर बेसिक चीजें निकालनी है। देखिए यू आर एक्चुअली आप स्टडी कर रहे हैं इसको यूपीएससी के लिए, आपको हैंड पिक करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको निकालना है, बाकी सब बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। देखिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को समझते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर अगेन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट हमें सिर्फ काम की चीजें देखनी है। फर्स्ट इज, पहली बार यहां पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर 100% एफडीआई स्टार्ट किया गया है इन ऑटोमेटिक रूट, मतलब कोई भी कंपनी आके डायरेक्टली टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सेकंड चीज, अब से जो भी स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होंगे, मतलब 5G 6G, जब भी कोई स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस होंगे ना, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को जो भी जीतेगा, मतलब उस पर्टिकुलर ऑक्शन को जो भी जीतेगा, उससे कोई भी स्पेक्ट्रम यूसेज का चार्ज अब अलग से प्रोवाइड नहीं करना होगा, ठीक है। पहले प्रोवाइड करना होता था, अब इसको अलग से प्रोवाइड नहीं करना होगा। थर्ड चीज, जब भी कोई एक वायरलेस का इक्विपमेंट, जब भी कोई टेलीकॉम का जो कंपनी है वो खरीदता है, तो उससे पहले कस्टम से उससे मतलब वो करना होता था, मतलब कस्टम के पास पहले भेजता था, वो चीज उससे मतलब प्रॉपर्ली चेक होती थी, उसके बाद ही उसको आगे वो मिलता था, ठीक है, अलाउ किया जाता था। बट द पॉइंट इज, इस चीज को भी हटा दिया गया है। कोई भी वायरलेस जो इक्विपमेंट है अगर वो इंडिया के अंदर आ रहा है तो उससे उसका जो कस्टम्स था उसको पूरी तरीके हटा करके सिंपली एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि मेरे पास ये सब चीजें हैं, अगर हो तो चेक हो सकता है, नहीं तो इसके पीछे कोई रूल नहीं है। बेसिकली इसका एम क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूव करना, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ आपको हैंड पिक करनी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बस वही पढ़नी है। नेक्स्ट, एविएशन सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो स्पेशली ड्रोन को रिलेटेड कुछ न्यू रूल्स आए हैं यहाँ पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ड्रोन से रिलेटेड रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले क्या होता था, कोई भी ऐसा ड्रोन जो कि 300
केजी है या फिर उससे कम का है उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाता था, बट पॉइंट इज अब बोला गया है, सॉरी 300 केजी या फिर उससे ऊपर वाला था उसको पहले चेक किया जाता था, बट अब बोला गया है कि जो मिनिमम लिमिट है दैट हैज बीन डन टू 500 केजी, मतलब वो सारे के सारे ड्रोन जो कि 500 केजी के ऊपर वाले हैं उनको चेक किया जाएगा, उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाएगा, बाकी जो 500 केजी के नीचे वाले हैं ना वो खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज, बहुत सारी अप्रूवल पहले चाहिए होती थी, उन सबको अबॉलिश कर दी गई है। एक ड्रोन को उड़ाने के लिए पहले आपको 25 अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, बट अब उसको रिड्यूस करके 5 अप्रूवल्स कर दिए गए हैं। थर्ड चीज, एक ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको अराउंड 72 फीस पे करनी पड़ती थी, बट अब आपको उस फीस को चेंज करके सिर्फ 4 फीस मतलब किया गया है। नेक्स्ट चीज, जितने भी आपको ड्रोन उड़ाने से पहले जो डिफरेंट आपको टाइप के परमिशन लेने पड़ते हैं, उन सारे के सारे परमिशन को कहीं ना कहीं मना कर दिया गया है, उनको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चीज, जितने भी फॉरेन एंटिटीज जो कि इंडिया के अंदर आके किसी भी ड्रोन को खरीदना चाहती है, ओन करना चाहती है, मैन्युफैक्चर करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, उन सबकी परमिशन लेनी पड़ती थी, उन सबको भी हटा दिया गया है, उन सबके लिए अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास माइक्रो ड्रोन्स है या फिर नैनो ड्रोन्स है, मतलब जिसका साइज बहुत छोटा है, उसे पायलट करने के लिए मतलब उसे उड़ाने के लिए आपको अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पहले लाइसेंस की जरूरत थी। एंड फाइनली, जितने एरिया के अंदर ड्रोन को उड़ाया जा सकता है उसका एरिया को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। तो देखिए, अब देखिए, सिर्फ आपको हैंड पैक करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको उठानी है, बाकी सबको छोड़ देना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ बैंकिंग के रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसमें सिर्फ एक ही हमारे काम का है, वो ये है कि मान लीजिए कि कल को कोई पर्टिकुलर बैंक डूब जाता है, ठीक है, डूब जाता है, तो जो हर एक जो पर्सन है जिसके पैसे जो उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, उसका क्या होगा? सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी उसका इंश्योरेंस है उसको इंक्रीज कर दिया गया। पहले क्या था कि अगर एक बैंक डूबता है तो हर एक कंज्यूमर को, मतलब हर एक जो कस्टमर है, हर एक को पर्सन को 1-1 लाख रुपए यहाँ पर मतलब मिलते थे, बट उसको इंक्रीज करके बोला गया है कि हर एक पर्सन को कम से कम आप 5-5 लाख रुपए दोगे, अगर ऑब्वियसली उनके अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो। अब ऑब्वियसली अगर किसी के अकाउंट में है ही मतलब 1 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली उसको 5 लाख तो मिलने वाले नहीं है, ठीक है, तो उसको पूरे 1 लाख मिल जाएगा यहाँ पर। तो पॉइंट इज कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 लाख को यहाँ पर इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है। दिस विल एक्चुअली इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर्स इन द बैंक्स, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट कम्स जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए कौन कौन से रेगुलेशंस किए गए हैं। सबसे पहली बात तो एमएसएमई का जो डेफिनेशन है उसको कुछ रिवाइज किया गया है, उसको चेंज किया गया है, जहां पर एमएसएमई के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और जो सर्विस सेक्टर था उसके बीच में जो पहले डिस्टिंक्शन हुआ करते थे उसको हटा दिया गया है। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है जो कि एमएसएमई के अंदर, और जो एक सर्विस सेक्टर है, दोनों अब एक साथ काम कर सकते हैं। सेकेंड चीज, कुछ इसमें जो डेफिनेशन था उसमें कुछ रिवाइज किया गया है, जहां पर कुछ लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया। आपको ये लिमिट्स यहाँ पे हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इसको याद रखने का सिंपल एक वो बताता हूँ। देखिए 110 1 10 50, सिंपल 1 10 50। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हर एक को यहाँ पर से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, एवरी सबको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 1 का बनता है 5, 10 का बनता है 50 एंड 50 का बनता है 250, ठीक है, सिंपल। तो 1 10 50 अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको अगर एमएसएमई के अंदर इन्वेस्ट करना है, फिर मतलब एमएसएमई बनना है, तो अगर कोई माइक्रो बिजनेस है तो उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। स्मॉल के लिए 10 है, मीडियम के लिए 50 है। सिमिलरली अगर एनुअल टर्नओवर की बात करें, मतलब टोटल में आकर वो कितना पैसा कमाता है एक पर्टिकुलर साल के अंदर, तो माइक्रो जो है वो 5 करोड़ तक कमाएगा, स्मॉल 50 और मीडियम 250 करोड़, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इसके अलावा बोला गया है कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी एमएसएमई की तरह खुद को रजिस्टर करना चाहती है तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज, थर्ड चीज, जो मार्केट का एक्सेस है वो स्पेशली जो एमएसएमई के लिए उसको इंक्रीज कर दिया गया, जहां पर ये बोला गया है जितने भी सेंट्रल के मिनिस्ट्रीज होंगे, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी सेंट्रल के पीएससीज हैं, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन सबको बोला गया है कि आपको जो भी चीज खरीदनी है उसका एटलीस्ट 25% आपको डायरेक्टली माइक्रो या फिर स्मॉल इंडस्ट्री से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, कोई भी ऐसा ग्लोबल टेंडर, मतलब कुछ भी मान लीजिए आपको बनवाना है, किसी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री को कोई भी चीज बनवानी है और वो 200 करोड़ तक की है, मतलब 200 करोड़ से छोटी है, तो आपको इसका टेंडर आप ग्लोबल लेवल पे नहीं दे सकते हो, आपको इसका टेंडर एमएसएमईज को ही देना पड़ेगा। और अगर आपकी 200 करोड़ से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप जाकर किसी भी ग्लोबल लेवल पे दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम स्पेस के सेक्टर की बात करेंगे, अगेन देखिए आपको हर चीज नहीं देखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो स्पेस के अंदर उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। फर्स्ट चीज बोला गया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है, मतलब आपको पहले जो हर एक डिफरेंट मिनिस्ट्री से जाके आपको परमिशन लेना पड़ता था, उन सबको भी हटा दिया गया है, अपोज कर दिया गया है। सिंपल बोला है कि आप सिंपली सेल्फ सर्टिफाई कर, मतलब खुद को वो कर सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो कि हाँ ठीक है मैं अब स्पेस का इंडस्ट्री हूँ। सेकंड चीज, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर पहले स्पेस इंडस्ट्री आप नहीं खोल सकते थे या फिर स्पेस की इंडस्ट्री को आप नहीं लगा सकते थे, इन सबको रिलैक्स कर दिया गया, इन सबको अलाउ कर दिया गया, डिफरेंट लोकेशंस को अलाउ कर दिया गया है जहां पर आप बेसिकली स्पेस की इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड चीज, जब स्पेस की कोई पर्टिकुलर चीज है तो उसको आप बना करके इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे अभी तक, बट उसको रिलैक्स कर दिया गया, कुछ चीजों को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। एंड फाइनली, एक पब्लिकली फंडेड डेटा जितना भी होता है, मतलब ऐसा डेटा जो कि पब्लिक
मतलब सेक्टर में नहीं है अभी, और अगर आप फंडिंग करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर डेटा को देख सकते हैं। उस चीज के लिए एक ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर दिया गया है सारे के सारे बिजनेस को जो कि स्पेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रेजेंट है उसको वो भी आप देख सकते हैं। नाउ देखिए, नेक्स्ट इज जो डिसइन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया है। डिसइन्वेस्टमेंट का आप सिंपल सा फंडा समझिए कि जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि दो टाइप की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेजिक। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो नॉन स्ट्रेटेजिक वाले हैं उसका तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट पब्लिक जो स्ट्रेटेजिक वाले हैं उसमें हम नॉर्मली डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बट किसी किसी चांसेस में हम इसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि नॉन जो स्ट्रेटेजिक है उसमें तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, बट स्ट्रेटेजिक वाले में भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मतलब लेकिन बोला गया कि बहुत ही कम होगा। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं, देखिए एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, इसमें तो लेके चलिए, इनमें इसमें तो कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। सेकंड चीज कॉल एज ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, नाउ इसके अंदर आप जानते हैं कि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, थर्ड चीज पावर, पेट्रोलियम, कोल और जितने मिनरल्स हैं। फोर्थ इज बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये चार ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। अब अभी रिसेंटली न्यूज क्या है कि एयर इंडिया को रिसेंटली प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो ऑब्वियसली उसको डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर ही रखा जाएगा। इसके अलावा एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम का एक स्कीम स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर बोला गया था जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर एसेट्स होते हैं, मतलब वो सब चीज देखिए, ये सब इंडिया के कोर एसेट्स है। ठीक है, इन सबको प्रॉपर्ली मोनेटाइज करने के लिए, इन सब से पैसा निकालने के लिए अराउंड 6 लाख करोड़ का यहाँ पर स्कीम लॉन्च किया गया था, जहां पर जो टॉप के 5 सेक्टर्स थे जिसका बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, देवर रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल और गैस, इन सबको यहाँ पर डिसइन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, और टोटल मिलाकर जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें इन 5 सेक्टर का जो सबसे ज्यादा जो वो है जो शेयर था दैट वाज अराउंड 83%। ठीक है, और अराउंड 3400 एकर्स ऑफ लैंड जो था वो ऑलरेडी बेचा जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। फाइनली जो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट चीज है वो ये बोलता है कि जो लेबर रिफॉर्म्स है, अराउंड 4 यहाँ पर लेबर कोड्स को यहाँ पर ऑलरेडी बनाया जा चुका है। ठीक है, 4 लेबर कोड्स को। एंड फाइनली डिफेंस के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एफडीआई सेक्टर को, मतलब एफडीआई जो है उसको 74% इंक्रीज कर दिया गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, और अराउंड 100% यहाँ पर इसको इंक्रीज कर दिया गया है थ्रू गवर्नमेंट रूट। मतलब गवर्नमेंट से अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं तो आप 100% यहाँ पर आकर डिफेंस के अंदर अपना काम कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट के से परमिशन नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट अराउंड 74%। इसके अलावा एक न्यू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाई जा रही है, और साथ यहाँ पर न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट यहाँ पर सेक्टर्स आपने देखा, देखिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया है इकोनॉमिक सर्वे ने। तो उन हर एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने कवर किया है। ठीक है, तो आप इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, एवरी सिंगल थिंग जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा है उसे आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो चीजें देखनी है दैट इज ट्रेंड्स देखने हैं आपको। सेकंड चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एक्चुअली आपको लग रहा है कि जिससे यूपीएससी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस खेल सकता है, जैसे कि देखिए हमने देखा था कि जो ऑल दो सारे के सारे सेक्टर्स हैं, मतलब जो प्री पैंडेमिक लेवल है उससे आगे निकल चुके हैं, बट एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अभी तो वहां तक नहीं पहुंचा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक एक्सेप्शनल केस की तरह मतलब निकल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ढूंढने हैं। और थर्ड चीज, यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और देखिए, आपको इकोनॉमिक सर्वे कभी भी अलग से नहीं पढ़ना है। आप जब नॉर्मल अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, उसके साथ में अगर आप इकोनॉमिक्स जो सर्वे है उसको सब्सटेंशिएट मतलब आपको बेसिकली करते रहना है। इससे क्या होगा, आपके दोनों चीजें बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने प्रॉपर्ली बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब कुछ हमने उसकी समझ ली है। ना उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को प्रॉपर्ली समझेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।